जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। फोर्स की हमने बेसिक चीजें देखी थी कि फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट करता है, और हमने देखा था न्यूटन का पहला लॉ। न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए हैं। पहला लॉ हमने सीखा था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ में तो आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को। जब वो चेंज होगा तो वो उसको रेजिस्ट करता है, तो ये इनर्शिया होता है, और यही क्या है आपका पहला लॉ है। दूसरे लॉ में क्या बोलते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो वो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा या कह लो मूव होगा एक तरीके से। तो आपने क्या किया, ऐसे करके धक्का मारा तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन के। यानी कि अगर फोर्स आप जितना तेज लगाओगे उतना ही तेज क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। फोर्स को 2 गुना कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी 2 गुना हो जाएगा। फोर्स को आधा कर दोगे तो भी एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस क्वांटिटी में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहां पे वो कांस्टेंट है मास। F से हो गया फोर्स, M से मास और A से एक्सेलरेशन। लिख लेना आप ये। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू में ma। अब आप बोलोगे मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होती भाई। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। मान लिया मैथमेटिक्स में आपने सीख रखा है वेरिएबल और कांस्टेंट। इस ऑब्जेक्ट का मास मैं यहां से फेंकूं, यहां कैच करूं, तो इसका मास चेंज होगा? नहीं होगा। तो यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए मास तो कांस्टेंट हो गया, तो इसीलिए इस मास को क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के लिए अब यहां से फोर्स लगाओ, यहां पे कैच करो, या फिर ऊपर से छोड़ो नीचे कैच करो, तो उसका मास तो सेम ही रहेगा। यानी सेम ऑब्जेक्ट के लिए मास कांस्टेंट है। तो वही मैंने बोला है, यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट आया है, मतलब कांस्टेंट लगाया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन से, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। सीधा सीधा आपको F इज इक्वल टू में ma याद रखना है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू में F बाय M लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं एक्सेलरेशन से इनके बीच में रिलेशन क्या बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स के। यानी अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, या फिर ये कह लो कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, है ना। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के। यानी अगर आप एक बॉल को, छोटी सी बॉल है, उसका कोई मास होगा, आप फेंक रहे हो थोड़े कम फोर्स से फेंका, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगी, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अपना कुछ। ठीक है, अब उसी बॉल को आप ज्यादा फोर्स लगा के फेंक रहे हो तो ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगी, तो डिस्टेंस जो वो कवर करेगी वो ज्यादा होगी। होगी नहीं होगी, ज्यादा फोर्स से फेंकोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो फोर्स बढ़ाने से, जब मास कांस्टेंट है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट है, फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ रही है ना। अब आप क्या करो, एक बार आपने एक फोर्स से एक बॉल को फेंका, ठीक है, अब आपने क्या किया, उस बॉल की जगह एक बड़ा सा पत्थर ले लिया और उसी फोर्स से आप फेंक रहे हो, तो ज्यादा दूर कौन जाएगा, जिसका मास कम होगा वही जाएगा ना। अगर आपके पास एक लिमिट है फोर्स अप्लाई करने की, यानी उससे तेज आप नहीं फेंक सकते, तो उसी कैपेसिटी से, उसी फोर्स में आपने एक बॉल को भी फेंका जिसका मास कम था, और एक पत्थर को भी फेंका जिसका मास ज्यादा था, तो कौन ज्यादा दूर जाएगा, जिसका मास कम है। तो यानी कि मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी एक्सेलरेशन और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आ गया समझ में? ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 1 kg। यानी 1
केजी मास के ऑब्जेक्ट को आप इतने एक्सेलरेशन जब प्रोवाइड कराओगे तब जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका 1 न्यूटन, या फिर ये कह लो 1 न्यूटन एक उतना फोर्स है जो 1 केजी के मास को इतने से एक्सेलरेट करा सकता है। ठीक है, दोनों कह सकते हो आप कि आपके पास 1 केजी मास का एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप इतने एक्सेलरेशन से क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो, मोशन दे रहे हो, मतलब इतना एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तब जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का लगेगा। या फिर ये कह सकते हो कि 1 न्यूटन से 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट पे आप इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1 न्यूटन का डेफिनेशन, ये आ सकता है आपका। ठीक है, इसलिए लिखा है। अब आपको 1 न्यूटन थोड़ा फील करा ले। आप 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो आप अपने हाथ पे रखोगे तो जो आपको फील हो रहा है वही 1 न्यूटन है। कैसे? 100 ग्राम, यहां लिख देते हैं इसको, 100 ग्राम आपने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी नीचे की तरफ जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है अपना, वो कितना है एक्सेलरेशन उसका, यानी जो फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेम एक्सेलरेशन से लगा रही है हर एक ऑब्जेक्ट पे। तो नीचे की डायरेक्शन में 10 है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये यहां पे मैं डेसिमल लगा के इसे केजी बना सकता हूं। भाई 100 ग्राम में 0.1 केजी तो होता है, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो। अब यहाँ पे हम एसआई यूनिट में काम करेंगे तो हमने ये लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन। या फिर आप ये भी कह सकते हो इसको 1 न्यूटन को मास है यानी केजी, एक्सेलरेशन है यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये न्यूटन के बराबर है। ठीक है, या तो एसआई यूनिट में आप क्या लिखो, न्यूटन लिख लो क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, डिनोट करते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों क्या है, यूनिट है फोर्स को मेजर करने की। तो 1 न्यूटन कितना हो गया? अब आपको फील हुआ कि आप कोई भी 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाओगे अपने हाथ पे तो जितना आपको फोर्स फील हो रहा है वही 1 न्यूटन है। तो उसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो कि 1000 न्यूटन कितना ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वही जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, उसे भी हम कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हर जगह एप्लीकेबल है। ये नहीं कि आप यहां एप्लीकेबल है अमेरिका में नहीं होगी, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, F इज इक्वल टू में mg। अब g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो लग रहा है वो आप यहाँ पे लोगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ू 3, 2, 1, तो आप देखोगे कि उनके दोनों टिप ना एक साथ टच हुए। ठीक है, यानी वो एक साथ नीचे गए। अब इन दोनों में इंक अलग अलग है, यानी मास थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन एक साथ गए। मास अलग अलग है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम लग रहा है। सेम लग रहा है इसी वजह से क्या हो रहा है, वो एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, नीचे टच कर रहे हैं ग्राउंड को। ठीक है, अब मार्कर की जगह आप एक मार्कर ले लो या फिर कोई भी हल्का ऑब्जेक्ट ले लो, इतना भी हल्का नहीं लेना कि वो पंख के जितना हो। ठीक है, या बाल के जितना हो, तो क्योंकि फिर एयर रेजिस्टेंस लग जाएगा नीचे से। ठीक है, तो आपको ऐसा लेना जैसे कि 1 किलो समथिंग ले लिया और आपने 5 किलो ले लिया, या बड़ा भी ले सकते हो। तो आप जब छोड़ोगे तो वो एक ही टाइम पे नीचे आएगा। आगे समझ में? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट पे अलग अलग तो है, क्यों? क्योंकि दोनों के मास अलग अलग है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम है हर एक ऑब्जेक्ट पे। तभी ये जो मोशन आपने देखा, ये एक ही वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन इनमें सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तभी तो वेलोसिटी चेंज इनका सेम आ रहा है। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये जो मैंने बताया, ये फंडामेंटल लॉ है नेचर का। फंडामेंटल यानी कि ये बहुत सारे नेचर के इवेंट को एक्सप्लेन करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट
के पास क्या है, टेंडेंसी है, जिससे वो अपने चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। अब मैं यहां पे फोर्स क्या करता हूं, 0 लूंगा, तो फिर एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगी। मास को मैं इधर भेज दूं डिवाइड में, तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। यानी अगर फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है यानी उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो वही रहेगा। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है यानी एक ही वेलोसिटी पे चल रहा है तो उसी वेलोसिटी पे चल जाएगा, या फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रखा रहेगा। तो यानी सेकेंड लॉ से आपने बता दिया कि अगर फोर्स 0 हो जाएगा यानी आप कहीं पे भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यानी सेकेंड लॉ ने पहले लॉ को एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, किया। थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, पर उसके लिए पहले आपको थर्ड लॉ समझना पड़ेगा। उसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम। हम फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के टर्म में देख लो। सबसे पहले तो मोमेंटम क्या होता है, पी से इसे डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई उसका मास, वही आपका होता है मोमेंटम। ठीक है, अब मैं F इज इक्वल टू में एम ए को ऐसे लिख सकता हूं, v माइनस यू डिवाइड बाय एम टी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो F क्या आ गया आपका, एम वी बाय टी माइनस एम यू बाय टी, या फिर इसको ऐसा कर लो कि ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने और नीचे क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एम वी माइनस एम यू बाय टी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये फाइनल है ये इनिशियल है वो बात अलग है। तो ये क्या है, P2 यानी फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी यानी फिर इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस P1 डिवाइड बाय टी। तो फोर्स को मैं बोल सकता हूं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, यानी फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू में फोर्स, यानी कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है ये आपको बता रहा है फोर्स। या फिर ये कह सकते हो आप कि जो आपका टोटल चेंज आया मोमेंटम में उसे चेंज कराने के लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम से आप डिवाइड कर दो इस मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को, तो आपका फोर्स आ जाएगा। यानी इतना फोर्स लगेगा उस मोमेंटम को चेंज कराने के लिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में है, चलो डायरेक्शन छोड़ो, इसका जो मास है वो m है और वेलोसिटी v है। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, m और v2, ये v1 ले लो ये v2 ले लो। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, तो डायरेक्शन मत लो। तो मैंने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो पहले आपका मोमेंटम ये था, यानी उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी, और जब फोर्स लगा दिया उसके बाद जो मोमेंटम हुआ वो है m इंटू v2, यानी बाद की जो वेलोसिटी है उसे मल्टीप्लाई कर दिया उसके मास से, तो बाद का मोमेंटम आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और कितने टाइम में चेंज आया उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, फोर्स होगी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपका फोर्स होगा। अब आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो उतना ही अमाउंट में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर लगाएगा। मैं इस पे एक घूसा मारूंगा तो जितना फोर्स मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स बोर्ड जो है वो मेरे पंच पे लगाएगा। आ गया समझ में। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। फोर्स अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने जिस पे फोर्स लगाया वो आप पे फोर्स ना लगाए। पर सीधी सी बात है, आप किसी को थप्पड़ मारोगे वो भी मार के ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा।
तो ऐसे ही फोर्स पे भी लागू करता है कि आपने जिस पे फोर्स लगाया तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगा उतना ही जितना आपने फोर्स लगाया, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। ठीक है, तो इट ऑलवेज इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट का जब भी इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, उस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही उस पर भी फोर्स लग रहा है, यानी एक्शन जो हो रहा है, जिस एक्शन से फोर्स लगा रहे हो तो रिएक्शन जो होगा वो भी सेम होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, वही एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हो जाएंगे। डू नॉट कैंसल ईच अदर, ये दोनों आपस को कैंसिल नहीं कर रहे। मैंने आपको बैलेंस फोर्स बताया था कि एक ऑब्जेक्ट पे इधर एफ लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है टग ऑफ वॉर की तरह, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों हो रहे? क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। यहां पर कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, इसने इस पे फोर्स लगाया, यानी इस पे ऐसे फोर्स लगा, इसने इस पे फोर्स लगाया ऐसे डायरेक्शन में, तो इस पे ऐसे लगा। तो आप ही बताओ, ये दोनों अलग अलग हैं तो इन पे क्या फोर्स कैंसिल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नहीं होगा ना। तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कैंसिल नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग अ ट्रे, रॉकेट लॉन्च। जब आप चलते हो तो क्या करते हो? पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, फिर धरती आपको आगे की तरफ फोर्स करती है, तभी आप चलते हो। जब आप रनिंग करते हो तब भी ऐसा ही होता है। पेड़ पे चढ़ते हो तो आप क्या करते हो? ऊपर से नीचे खींचते हो पेड़ को, तो पेड़ आपको ऊपर खींचता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तभी तो आप ऊपर जा रहे हो। इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट लॉन्च करते हैं तो नीचे से ना वो गैस बर्न होती है, और गैस बर्न होती है तो वो नीचे की तरफ क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ठीक है, अब वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो वो गैस जो है वो ऊपर की तरफ रॉकेट पे फोर्स लगाई तो रॉकेट ऊपर जाता है। आ गया समझ में? एक पॉइंट स्टार मार्क कर लेना। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यानी कैसे भी टाइप के आपके फोर्स होंगे वहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होगा। आ गया समझ में? यानी कि अगर मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि अगर वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक मैग्नेट यहां एक मैग्नेट यहां, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर ये लाइक पोल है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे भी लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी हर जगह हर एक टाइप के फोर्स पे वैलिड है। आ गया समझ में? अब देखो एक चीज ध्यान देना, जब आप बॉल को कैच करते हो तो आप हल्का सा हाथ पीछे लेके आते हो कि नहीं? अगर आप बॉल को, जैसे बॉल यहां आ रही है और आपने यहीं कैच किया और अपने हाथ को पीछे नहीं लेके गए, तो वो जो बॉल है वो आप पे फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉल को रोकने के लिए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से बॉल भी आपके हाथ पे फोर्स लगाएगी। अब उसी फोर्स से आपके जो हाथ है उन पे क्या होता है? दर्द होता है, मतलब फोर्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब जब आप बॉल को ऐसे करके नीचे ला रहे हो, मतलब आपने कैच किया, पूरी तरीके से उसे रोका नहीं, तो धीरे धीरे करके ऐसे लेके आ रहे हो नीचे, यहां तक आने तक बॉल रुक गई। अब बॉल पूरी तरीके से आपके हाथ में है, तब फोर्स का इंपैक्ट बाय द बॉल ऑन योर हैंड कम होता है, यानी फोर्स आपको हर्ट नहीं कर पाती इतना। तो क्यों हो रहा है ऐसा? अभी हमने मोमेंटम के बारे में देखा था। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स मोमेंटम के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। जब आप बॉल को एकदम से रोक रहे हो तो टाइम एकदम से बहुत ज्यादा कम लग रहा है। भाई इसमें मिली सेकेंड में आप रोक रहे हो ना, बॉल ऊपर से आ रही है और आपने यहीं के यहीं रखा। बॉल जब आपके हाथ पे बिल्कुल टच होने वाली थी उससे जस्ट पहले बॉल की कोई स्पीड है, और जैसे ही आपके हाथ पे आए वो आपने हाथ पीछे नहीं किया तो बॉल आपके हाथ पे रुक गई, यानी कि बहुत मिली सेकेंड में कह लो, बहुत कम समय में बॉल रुक गई, यानी चेंज इन मोमेंटम बहुत कम समय में आ गया। और वहीं अगर आप यहां से हाथ नीचे ले जाओगे तो यहां से यहां तक लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड का। तो मतलब पहले के कंपैरिजन में तो टाइम आप ज्यादा लगा रहे हो उसको रोकने के लिए।
तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। आपको बताया मैंने कि फोर्स कैसे लिख सकते हो आप, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। जब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। जब आप ऐसे करके नीचे ला रहे हो तो मतलब टाइम ज्यादा दे रहे हो बॉल को रोकने के लिए, तो फोर्स कम लग रहा है, यानी कम फोर्स में आप क्या कर रहे हो, बॉल को रोक रहे हो। और जब टाइम बहुत कम लगा रहे हो, यानी कि उसको रोकने के लिए अपना हाथ पीछे नहीं कर रहे बॉल को, तो टाइम कम लग रहा है, फोर्स ज्यादा, तभी आपके हाथ में दर्द करती है। बॉल जब एकदम से रुकेगी तो वो दर्द करेगा। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। आगे समझ में, टाइम ज्यादा रखोगे फोर्स कम लगेगा, टाइम कम रखोगे फोर्स ज्यादा लगेगा। भाई डिनोमिनेटर में जब वैल्यू होती है और ऊपर सेम वैल्यू है, मोमेंटम तो सेम ही आ रहा है ना, पहले जो बॉल की वेलोसिटी थी और उसका मास भी सेम है, उसी से जब आपके हाथ में आ रही है, हाथ में तो एट द एंड क्या हो रही है, बॉल रुक जा रही है। बॉल रुक गई यानी मोमेंटम जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, मास इंटू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। अब आपने यहां पकड़ा या यहां पकड़ा, मतलब यहां पकड़ के ऐसे धीरे धीरे लाए या फिर यहीं पकड़ के उसे जीरो कर दिया, तो मोमेंटम एट द एंड बॉल की तो जीरो हो रही है, लेकिन टाइम में डिफरेंस आ रहा है। और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक है, तो इतना क्लियर समझ में आया। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से या फिर थ्रेड से या फिर आपस में कनेक्टेड है और उस पे एक फोर्स लग रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये दो बॉक्स हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मैं बॉक्स 1 पे एक फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स क्या सिर्फ बॉक्स 1 को खींचेगा, इसको भी तो खींचेगा साथ में क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फोर्स इस पूरे को खींचेगा। ठीक है, तो इस बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को मैं एक सिस्टम मान सकता हूं, एक यूनिट मान सकता हूं। जैसे ट्रेन का इंजन क्या करता है भाई, फोर्स तो वो एक ही बॉक्स पे लगाता है, एक ही कोच पे लगाता है, लेकिन चलती तो पूरी ट्रेन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन का इंजन है वो पूरी ट्रेन पे फोर्स लगाता है, इसलिए पूरी ट्रेन एक साथ चलती है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको एक सिस्टम मान सकता हूं, यानी एक 1 यूनिट की तरह देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकता हूं। ठीक है, अब इसे 1 सिस्टम में या फिर 1 यूनिट में आपको देखने का फायदा क्या है, इजियर कैलकुलेशन हो जाती है और इंटरनल फोर्सेस जो होती है वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाती है। कैंसल कैसे हो जाती है, अभी हमने देखा थर्ड लॉ क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो उसी की वजह से ये फोर्स कैंसल होती है। अभी आप बोलोगे कि अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए वो कैंसिल नहीं होती, वो भी सही था, यहां भी मैं सही बोल रहा हूं, बस आप समझो बात को। देखो मैं अगर ऐसे करके एक सिस्टम बनाता हूं, ठीक है, यहां पर एक स्लैब लगा रखा है मैंने, मतलब ऐसे फट्टा लगा रखा है लकड़ी का, यहां पर मैंने एक मोटर लगाई है जो इस डायरेक्शन में हवा को फ्लो कर रहा है, तो ये हवा या फिर ये कह लो ये पंखा इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में इस पे यहां से फोर्स लगा रहा है। तो थर्ड लॉ के हिसाब से ये भी इसके ऊपर इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको मिटा देते हैं, यानी इसने इस पे लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स, थर्ड लॉ के हिसाब से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ये लगाएगा इस पे, क्योंकि हर एक टाइप का फोर्स न्यूटन का लॉ फॉलो करता है। ठीक है, कोई सा भी टाइप का फोर्स हो न्यूटन का लॉ फॉलो होगा। अब आप देखोगे ये नीचे से तो कनेक्टेड है, अगर यहां मैं पहिए भी लगा दूं तो नीचे से तो कनेक्टेड है, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वाले फोर्स की वजह से ये इधर जाने की कोशिश करेगा। दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो गए, हुए कि नहीं। अब दोनों डिफरेंस समझ में आ गया ना। ऐसे ही यहां पर भी बीच में स्ट्रिंग है,
ठीक है, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैंने इसको वन सिस्टम मान लिया तो अंदर जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं यहां पे हम, टोटल फोर्स। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर ये कनेक्टेड भी नहीं है और मैंने इसको बॉक्स में रख दिया, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सपोज इसका भी एफ है और इसका भी एफ है, तो एक को हम नेगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे। तो जब हम इनका नेट फोर्स निकालेंगे, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, अब इस बॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो कि एक क्या है, बॉक्स है जिसके अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट रखे हैं एक तरीके से। तो F माइनस एफ, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन पॉजिटिव में, एक की डायरेक्शन नेगेटिव में, तो जब ऐड करूंगा तो जीरो आ गया, यानी नेट फोर्स सिस्टम का जीरो आ गया। एक ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं आया, सिस्टम का जीरो आ गया, और उस सिस्टम में ये दोनों ऑब्जेक्ट रखे थे। थोड़ा सा क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये कैंसल नहीं होगा अगर आप एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करोगे, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे, तो इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और जब सिस्टम की बात कर रहे हो तब इन दोनों के फोर्स को हमने एक साथ कंबाइन किया, सिस्टम आ गया। अगर मैं एक बॉक्स में कंचे रख दूं, ठीक है, और वो कंचे मूव कर रहे हैं, तो आपको वो बॉक्स हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अंदर तो कंचों में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लगेगा ना, अंदर अगर वो टकराएंगे तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन बाहर आपको बॉक्स दिखाई देगा हिलता हुआ? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नेट फोर्स जो है वो कैंसिल हो गया। आया समझ में? सिस्टम में आने की वजह से नेट फोर्स कैंसिल हुआ है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का कैंसिल नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सिस्टम में ये लाने का मतलब क्या हुआ, हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक्सेलरेशन निकाल सके इस पूरे सिस्टम का। वही बताया मैंने, ट्रेन का इंजन पूरी ट्रेन को खींच रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालोगे तो पूरी ट्रेन का निकालोगे ना, पूरी ट्रेन चल रही है एक साथ, पूरी ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है एक साथ, तो पूरी ट्रेन का निकालोगे। तो इसमें इसका मान लो m1 मास और इसका हो जाएगा m2। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में एक फोर्स लग रहा है F, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने सिस्टम किसको माना, देखो इसको माना, जो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड थे इसको माना, तो ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया, बाहर। जैसे मैंने कंचों को क्या रखा, बॉक्स में रखा, अंदर जो फोर्स लग रहे थे उससे मतलब नहीं है, वो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो मैं बाहर क्या कर रहा हूं, उस बॉक्स को खींच रहा हूं, तो वो बाहर से जो खींच रहा हूं वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वही फोर्स उस पूरे बॉक्स को मूव कराएगा। अब उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? टोटल मास क्या हो जाएगा उस पूरे सिस्टम का? टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। भाई ऐड कर दोगे ना, इस धागे का भी मास जोड़ोगे अगर होगा तो। यहां पे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल। फोर्स कितना है, F टोटल। एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? टोटल मास यानी m1 प्लस m2 इंटू a, यही करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आ गया समझ में? अब मैंने एक चीज बोली थी कि सेकेंड लॉ आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करता है। उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, मेरे को बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी, तो उसे प्रूव करना जरूरी है कि सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, इसलिए उसे फंडामेंटल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। इसमें क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इसका इनिशियल स्टेज में जो वेलोसिटी है वो v है, तो
इनिशियल मोमेंटम P1 मान लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये डायरेक्शन छोड़ो, अभी आप ये समझो ये टकरा रहे हैं बस। तो इसका भी क्या है, मोमेंटम P1 है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, तो हम इसे सेम नहीं ले रहे, अलग ले रहे हैं। इसका P1, इसका P1 डैश, ठीक है, ये क्या है, डैश है। जब ये टकराएंगे तो पहले वाली ऑब्जेक्ट जो होगी, टकराने के बाद कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसमें, इसके मोमेंटम में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ टूट फूट की बात नहीं कर रहे कि वो टूटेगा तो उसका मास चेंज होगा, मास हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वेलोसिटी तो चेंज होगी टकराने के बाद, ये तो आपको पता है। तो हम इसका मोमेंटम P2 बोल देते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम होगा कहीं भी जा सकता है, ये वो डिपेंड करेगा मास पे और वेलोसिटी पे, तो इसका हम बोल देते हैं P2 डैश। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये बोला जाता है कि इसका मोमेंटम, यानी पहले इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, यानी P1 प्लस P1 डैश बराबर होगा, जब कोलिजन हो गया यानी टकरा गए, तब नेट मोमेंटम यानी P2 प्लस P2 डैश बराबर होंगे। समझ में आया? ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये टकराए, टकराने से पहले इसका कुछ मोमेंटम होगा, इसका कुछ मोमेंटम होगा, टकराए, टकराने के बाद चलो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कुछ और हो गया टकराने के बाद, इसका मोमेंटम कुछ और हो गया टकराने के बाद। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बोला जाता है टकराने से पहले जो दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दोगे, और टकराने के बाद जब दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दोगे तो ये दोनों बराबर होंगे। ये लॉ में बताया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से आपका प्रूव होगा कि सेकेंड लॉ थर्ड लॉ को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब मैं क्या करता हूं, P1 यहां पे है, P2 यहां पे है, इसको मैं उधर भेज दूं, बिल्कुल भेज सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, डैश डैश वाले को एक साइड करता हूं और बिना डैश वाले को एक साइड करता हूं। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू में P1 डैश माइनस P2 डैश, ठीक है। P1 को इधर ले गया और P2 को इधर ले आया, ठीक है, यही करा मैंने। अब आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट 1 का है, ये ऑब्जेक्ट 1 का है और ये ऑब्जेक्ट 2 का है, ठीक है, मोमेंटम, और ये चेंज इन मोमेंटम है क्योंकि माइनस है, ठीक है। यहां पे P2 डैश माइनस P1 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन इसे करने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस लगा दिया मैंने, तो ये भी चेंज इन मोमेंटम, ये भी चेंज इन मोमेंटम। अब दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, ये कर दिया हमने टाइम से डिवाइड, ये कर दिया टाइम से डिवाइड। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम यानी फोर्स, यानी F1 ले लेता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट 1 पे F1 फोर्स लग रहा होगा। यहां पर माइनस बाहर है और चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम यानी F2 ले लेता हूं, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हो गया F2। अब देखो इक्वल का साइन बीच में है क्योंकि हम बीच में इक्वल का साइन लेके चल रहे थे, तो यानी F1 F2 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो यहां से आपको पता चल गया जब ये कोलाइड करेंगे, आपस में ऐसे टकराएंगे, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। इस इक्वल से पता चल रहा है ये दोनों फोर्स बराबर है, इस माइनस साइन से ये पता चल रहा है दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। आ गया समझ में? अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फंडामेंटल लॉ है जो फर्स्ट और थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल विथ मास ऑफ 10 kg। एक लिफ्टर है, वो क्या कर रहा है, बारबेल को ऐसे उठा रहा है, ठीक है। 10 kg फिक्स्ड मास ईच साइड है, 10 kg इधर भी 10 kg इधर भी।
द मास ऑफ द बार इटसेल्फ इज 10 kg, और जो बार है वो भी 10 किलो का है। हाउ मच फोर्स इज सी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टेडी, कितना फोर्स वो अप्लाई करेंगी जिससे वो उठा सके या फिर उसको ऊपर होल्ड करके रख सके। तो देखो टोटल मास, अब देखो पूरे बारबेल को आप एक सिस्टम की तरह मानोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह नहीं मानोगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको 11th-12th में साइंस लेनी पड़ेगी, लेकिन वो हम देखेंगे नहीं, है ना भैया, यहाँ हम 9th पढ़ रहे हैं, 11th-12th में क्यों पढ़े? तो हमने सिस्टम वाला अप्रोच बताया आपको। यानी टोटल मास निकाल लो, टोटल मास कितना आ गया? टोटल मास आ गया आपका 10 + 10 + 10, 10 इधर 10 इधर और 10 बार का, यानी 30 kg। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर उठा रही है भाई, तो एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो mg हम लगाएंगे F = mg। तो g की वैल्यू आपको पता है 10, आप आसपास ले सकते हो, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 9.8 होती है वैसे, वो पास है थोड़ी सी, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, दिया होता तो वही लेना पड़ता, कंपलसरी हो जाता। तो F हो गया आपका mg, m है आपका 30 × 10, तो यानी 300 न्यूटन का फोर्स दीदी को लगाना पड़ेगा ताकि वो उस वेट को लिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना, मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। रही बात इसकी, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो बस आपको स्टेटमेंट याद रखनी है जो मैंने बताई कि सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, इसलिए सेकंड लॉ को फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं। आ गया समझ में? वैसे तो थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो गया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।